दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मध्यकालीन इतिहास यानी बीए प्रथम वर्ष के क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न नीतियां हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज वो जो विभिन्न नीतियां थीं अलाउद्दीन खिलजी की, उसी में जो सबसे चर्चित नीति है उसकी बाजार नियंत्रण नीति या आर्थिक नीति, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, यानी जो वस्तुएं थी उसका मूल्य नियंत्रित करने का प्रयास किया था। और उसने ये जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो रेवेन्यू सिस्टम है यानी जो उसकी कर नीति है उस कर नीति में सुधार किया। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति और दूसरी राजस्व नीति। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी बाजार नियंत्रण नीति कैसी थी, या बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के पीछे कारण क्या थे। अब हम लोग जानते हैं कि पहला सुल्तान है सल्तनत काल का या पूरे मध्यकालीन इतिहास का, जिसने सर्वप्रथम वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए प्रयास किया। और उसने जो भी वस्तुएं थी, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे दास हो, चाहे पशु हो, सभी का मूल्य उसने निर्धारित कर दिया था। और वह जो मूल्य निर्धारित किया था वह कड़ाई से लागू किया जाता था। और जो बाजार व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए उसने एक विभाग की स्थापना की थी, जिसे हम दीवाने रियासत के नाम से जानते हैं। दीवाने रियासत, ये जो दीवाने रियासत है यही सभी प्रकार के जो बाजार थे, यानी 4 प्रकार के बाजारों का उसने निर्माण किया था, उन बाजारों का संचालन करता था। तो अब देखें कि जो बाजार व्यवस्था है यानी मूल्य नियंत्रण की जो नीति है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है कि बाजार नियंत्रण नीति उसने क्यों लागू की इसको लेकर के, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया वह यह था कि उसने जो अपनी साम्राज्यवादी नीति थी उसको संचालित करने के लिए एक विशाल सेना यानी एक 4,75,000 की केंद्रीय सेना का निर्माण किया था। अब अगर केंद्रीय सेना का निर्माण किया था तो इस सेना की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए और उनको नगद वेतन दे करके उनके लिए सुविधाएं जुटाई जाए, ताकि कम वेतन भी कम दिया जाए और उनकी सुविधाओं में भी किसी तरह की कटौती ना हो। इसी को ध्यान में रख करके अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया, यानी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए। अब चूंकि जो बाजार नियंत्रण नीति है उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश कोई डालता है मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में तो वो हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, चूंकि अगर मध्यकाल का इतिहास, अगर आर्थिक इतिहास जानना है तो आपको मध्यकालीन जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसे लेखक हैं मध्यकालीन इतिहास के
यानी सल्तनत कालीन इतिहास के, जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला है और उसको इतिहास के दृष्टि से, कार्य कारण के दृष्टि से तार्किक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो बर्नी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, यानी 4,75,000 सेना, यानी बर्नी कह रहे हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी के पास ये 4,75,000 की जो सेना है, अगर इसको कम से कम वेतन भी दिया जाता, यानी या साधारण वेतन दिया जाता, तो भी 5 से 6 वर्षों में राजकोष खाली हो जाता। इसलिए सेना के व्यय में कमी करने और उसके वेतन में कटौती की गई। यानी जो सेना पर व्यय है, अगर 4,75,000 की जो सेना है, इसके व्यय में कटौती करने के लिए, यानी इस पे अधिक व्यय कम से कम हो सके, इसके लिए जो सेना है उसके वेतन में यानी कमी कर दी गई और उस कम वेतन में सेना यानी सुखी रह सके, यानी उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति, यानी मूल वस्तुओं का जो मूल्य था उसे उसने निर्धारित कर दिया। तो एक तरह से सर्वमान्य मत यही है। लेकिन वहीं पर एक और इतिहासकार हैं जिसका समर्थन, बर्नी के मत का समर्थन के लाल, इरफान हबीब ये भी करते हैं और बताते हैं कि 4,75,000 जो सेना है, इसको अगर वेतन कम वेतन दिया जाता, अगर साधारण वेतन दिया जाता, तो भी राजकोष जो था सुल्तान का, वो 5 से 6 वर्षों में खाली हो जाता। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पर व्यय कम कर दिया, सैनिकों का वेतन कम कर दिया, लेकिन उसने ये ध्यान जरूर रखा कि जो सेना है वह कम वेतन में भी उसे सुविधाएं उपलब्ध रहें, उसमें किसी तरह का असंतोष न हो। इसलिए उसने वस्तुओं का जो मूल्य है उसे निर्धारित कर दिया, नियत कर दिया और उस मूल्य को कठोरता से लागू किया। सिर्फ ये सरकारी आदेश नहीं था, एक नीति के तहत बाकायदे विभाग बनाए गए, नियम कानून बनाए गए और तब ये बाजार नियंत्रण नीति लागू हुई। लेकिन एक अन्य इतिहासकार यूएन डे का कहना है कि जो बाजार व्यवस्था लागू किया उसके पीछे सैनिक कारण नहीं थे, बल्कि जो वस्तुएं हैं उसके मूल्य को नियत करना था। यानी जो वस्तु है उसके मूल्य को नियत करना, क्योंकि उनका कहना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था, उससे अधिक वेतन, यानी अलाउद्दीन खिलजी 234 रुपया वेतन देता था और अकबर के काल में देखें 240 रुपया, शाहजहां 200, और ऐसे आगे मुगल काल में सैनिकों को अलाउद्दीन के काल से अधिक वेतन दिया जाता था, फिर भी राजकोष पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी जो बाजार नियंत्रण नीति है उसके पीछे सिर्फ सेना का कारण नहीं था, बल्कि वस्तुओं का मूल्य नियत करना था। तो ये हमने देखा कि कारण क्या है कि जिससे प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अब यहाँ ये भी है कि क्या यह जो बाजार थे, यानी जो बाजार नियंत्रण की जो नीति है, ये पूरे साम्राज्य में लागू थी? तो इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि सीमित संचार साधनों ये जो बाजार नीति है, यानी मूल्य नियंत्रण की नीति है,
पूरे साम्राज्य में लागू करना संभव नहीं था। ऐसे में अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि यह दिल्ली और जो महत्वपूर्ण जो राजधानियां थीं, जो राज्यों की, वहीं पर ये लागू किया गया था, जहां एक्चुअल में जहां सेना का संकेंद्रण होता था, वहीं पे ये मूल्य नियंत्रण नीति जो थी, वस्तुओं का जो मूल्य नियंत्रण किया गया था, उसे वहीं पर लागू किया गया था। अब जैसा कि हमने देखा कि ये एक्चुअल में मैक्सिमम लोग मानते हैं कि ये दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, ये अलग विषय है। अब देखिए कि जो बाजार व्यवस्था है, उसको संचालित करने के लिए उसने दीवाने रियासत की स्थापना की, यानी जो दीवाने रियासत एक विभाग की स्थापना की, जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो बाजार नियंत्रण नीति है, उसको क्रियान्वित करता था। और ये जो बाजार संबंधी जो भी कार्य थे, वो इसी के अधीन संचालित किए जाते थे। और जो दीवाने रियासत है, इसका अध्यक्ष मलिक काबुल था, यानी जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, वो मलिक काबुल था। अब देखें, जो मलिक काबुल है, यह युक्त व्यक्ति अलाउद्दीन का विश्वस्त है और काफी क्षमतावान है। और जो भी बाजार, 4 प्रकार के जो बाजारों का उसने व्यवस्था की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उन चारों बाजारों से संबंधित जो भी व्यापारी थे या जो भी बाजार थे, उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन था, जो व्यापारी थे, उनका रजिस्ट्रेशन दीवाने रियासत के अंतर्गत किया जाता था। तो हमने देखा कि दीवाने रियासत और जो उसका अध्यक्ष है मलिक काबुल, जिसे सहना ए मंडी के नाम से जानते हैं, इसी के नियंत्रण और निर्देशन में ये बाजार व्यवस्था संचालित की जाती थी। तो हमने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार के जो बाजार थे, उसका निर्माण किया था। जैसे अनाज यानी गल्ला बाजार, जहां खाद्यान्न वस्तुएं मिलती थी, गल्ला बाजार। दूसरा जो बाजार था, वो सराय अदल, सराय अदल। और जो तीसरे प्रकार की जो बाजार थी, एक पशुओं और दासों के विक्रय से संबंधित था, पशुओं और दासों के विक्रय से संबंधित था। और चौथा जो था बाजार, उस सामान्य प्रकार की बाजार थी। और इन बाजारों को क्रियान्वित करने के लिए या वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 8 नियम, अधिनियम, 8 अधिनियम और नियम बनाए। और इन्हीं नियमों और अधिनियमों के द्वारा ये बाजार व्यवस्था संचालित होती थी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने के संदर्भ में जो उसने नियम बनाए थे, अधिनियम बनाए थे, वे क्या थे। जिसमें सबसे जो पहला जो उसमें नियम है, जो पहला अधिनियम उसने बनाया था, उस अधिनियम को हम उस अधिनियम के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी सब प्रकार के खाद्यान्नों का मूल्य नियंत्रित कर दिया था। यानी जो पहला अधिनियम बनाया उसने, सभी प्रकार के खाद्यान्नों के भाव को निर्धारित करने से संबंधित था। यानी पहला अधिनियम।
इसके द्वारा सभी प्रकार के वस्तुओं का भाव निर्धारित कर दिया, मूल्य निर्धारित कर दिया। सभी प्रकार के वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। ये हमने देखा। जो दूसरा अधिनियम है इसका, उस अधिनियम के तहत, यानी अगर देखा जाए तो पहला जो अधिनियम है इसके द्वारा जो खाद्यान्नों का जो मूल्य निर्धारित किया गया था, उसमें गेहूं 7.5 जीतल, जौ 4 जीतल, चना 5 जीतल, उड़द 5 जीतल, यानी कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं थी मूल्य निर्धारित किया गया था। जो दूसरा अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा जो मलिक काबुल को सहना ए मंडी नियुक्त किया गया। यानी जो दूसरा अधिनियम है इसमें कि जो मलिक काबुल है उसे सहना ए मंडी नियुक्त करने से संबंधित था। तीसरा जो अधिनियम है इसके द्वारा जो सरकारी गोदाम थे उसमें गल्ला एकत्रित करने से संबंधित था। यानी सुल्तान ने आज्ञा दिया था कि दोआब की समस्त खालसा भूमि का लगान अनाज के रूप में एकत्रित करके गोदाम में रखे जाएं। अब ध्यान दें कि जो तीसरा अधिनियम है ये कह रहा है कि सुल्तान ने आदेश दिया कि जो खालसा लैंड है, इस खालसा लैंड से यानी भूमि से जो भी राजस्व प्राप्त होता है उस राजस्व को मुद्रा में न वसूला जाए। यानी जो यहाँ से राजस्व मिल रहा है उससे मुद्रा में न वसूला जाए, बल्कि इसको अनाज के रूप में वसूला जाए। यानी पैसे में न वसूला जाए, अनाज के रूप में वसूला जाए। और जो अनाज वसूला जाए वह गोदामों में जमा किया जाए। और गोदामों में अगर जमा किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वह सरकारी गोदाम में टैक्स के रूप में पहुंचेगा। और जब टैक्स के रूप में पहुंचेगा तो इसका दो तरह से प्रयोग किया जाएगा। पहला ये कि अगर किसी भी तरह की जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदा आता है, तो उस समय जनता को सरकारी जो गोदाम है उसको राशनिंग सिस्टम के द्वारा मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। और तो खाद्यान्न अन्य क्षेत्रों में पूरा किया जाए। ये देखें कि जो तीसरा अधिनियम है वह गल्ला यानी गोदामों में खाद्यान्नों को एकत्रित करके सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। चौथा जो अधिनियम बनाया गया था, यह अधिनियम था कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो खाद्यान्न थे, यानी खाद्यान्न गल्ला, गल्ले का परिवहन करने वाले लोगों से संबंधित था। यानी जो गल्ले थे, यानी जो सरकारी गोदाम के लिए या बाजारों के लिए जो खाद्यान्न लाए जाते थे उसके परिवहन से संबंधित जो अधिनियम था वह अधिनियम चौथा अधिनियम था। और इस अधिनियम के अनुसार जो गल्ला का परिवहन यानी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने वाले जो लोग थे उनका देख रेख और नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो मलिक काबुल को दिया गया, यानी सहना ए मंडी को। पांचवा जो अधिनियम है यह मुनाफाखोरी से संबंधित है। यानी पांचवा अधिनियम यह मुनाफाखोरी को रोकने से संबंधित है। मुनाफाखोरी यानी जिसको हम कहते हैं काला बाजारी। तो काला बाजारी
को रोकने के लिए उसने पांचवा अधिनियम बनाया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी दोषी पाया जाता उसे कठोर दंड दिया जाता, यानी लागू किया जाता। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी उसको उसने कठोरता, कौन कहे, क्रूरता पूर्वक लागू किया था। थोड़ी सी भी कहीं से भी शिकायत मिलने पर दोषी व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। यहाँ तक कि बताते हैं लोग जो इतिहासकार हैं समकालीन, उनका कहना था कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं छोटे छोटे बच्चों को पैसा दे करके बाजार में भेजता था वस्तुओं को खरीदने के लिए। अगर बच्चा गया बाजार में, अगर उसने वस्तु खरीदा तो जो वस्तु बच्चा लाता था उसे वो तौल कर देखता था कि वस्तु कम मिली है या पूरी मिली है। अगर वस्तु की तौल कम होती थी तो अलाउद्दीन खिलजी उस व्यापारी के, यानी जो विक्रेता था, उसके शरीर से उतना मांस कटवा लेता था। इसलिए जो इसकी बाजार नियंत्रण नीति है अलाउद्दीन खिलजी की मरते ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि इसके पीछे जो मध्यकालीन जो मानसिकता थी वह, और जो अलाउद्दीन खिलजी की जो क्रूर नीति थी उसकी बड़ी भूमिका थी। तो ये छठा अधिनियम देखें तो इस छठे अधिनियम के द्वारा दोआब और दिल्ली के आसपास के जो प्रदेश थे वहां के जो लगान अधिकारी थे उनसे लिखित आश्वासन लिया गया था कि किसान व्यापारियों को गल्ला अपने खेतों से निश्चित नगद मूल्य पर देंगे और उसे अपने घर पर नहीं ले जाएंगे। यानी जो दोआब क्षेत्र जहां अधिक प्रोडक्शन होता था खाद्यान्नों का, उस वहां के अधिकारियों को छठे अधिनियम के द्वारा यह आदेश दिया गया, उनसे लिखित लिया गया कि आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि कोई भी किसान, चूंकि राजस्व जो रेवेन्यू था वह नकद वसूल करने की परंपरा थी, जो लगान थी नगद भी वसूला जाता था और खाद्यान्न के रूप में। तो उसने ये आदेश दिया कि दोआब के क्षेत्र में जो भी लगान कर्मचारी थे कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि फसल कटने के बाद कोई भी किसान जो अनाज है, यानी जो टैक्स के रूप में जो उसे देना है, वह घर न ले जाए, सीधे खेत में ही व्यापारी को बुला करके उसे बेच दे और बेचने के बाद जो बचा हुआ अन्न है वही वह घर ले जा सकता है। इसका खास ध्यान रखना था इन अधिकारियों को। सातवां जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा प्रतिदिन गल्ला मंडी से जो संबंधित रिपोर्ट था वह सुल्तान को स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा प्राप्त होता था। यानी सुल्तान दो तरीके से बाजार पर नियंत्रण रखता था, यानी दोहरा नियंत्रण। एक तो स्वयं अपने जो गुप्तचर हैं और जो दूसरे हैं कि जो वहाँ के अधिकारी हैं जो बाजार व्यवस्था को संचालित करते थे, यानी जो जैसे मंडी नियंत्रक, बरीद यानी गुप्तचर और मुनिहान। तो मुनिहान के बारे में बताए थे आपको, ये गुप्तचर की एक श्रेणी थी जिसका सीधे संबंध सुल्तान से था। यह किसी अधिकारी के नियंत्रण में काम नहीं करते थे, बल्कि अपनी जो रिपोर्ट थी वो सीधे सुल्तान को देते थे। आठवां जो अधिनियम था, यह इस अधिनियम के द्वारा दूसरा बाजार जो स्थापित किया गया था, सराय अदल। यानी जो आठवां अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा सराय अदल नामक व्यापार की स्थापना की थी। यानी सराय अदल
तो 8वां अधिनियम सराय ए अदल से संबंधित है। अदल, तो ये हम लोग देखें कि 8 तरह के उसने अधिनियम बनाए थे कि जो जो कहने का आशय है कि सराय अदल के बाजार से ये 8वां अधिनियम, और 8वां अधिनियम जो ये पहले से लेकर 8वां तक बनाया था, उसके द्वारा बाजार को सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित करने का उसने प्रयास किया। और अलाउद्दीन खिलजी जब तक जीवित रहा उसकी ये बाजार नियंत्रण नीति लागू रही। 8वें अधिनियम में एक और बात कही गई थी कि अकाल और सूखा के समय निश्चित दर पर सरकारी दुकान से राशन प्राप्त कर सकती थी जनता, यानी निश्चित मात्रा में सरकारी दुकानों से उन्हें राशन दिया जाता था। सराय अदल जो बाजार थी यह बदायूं के गेट पर लगती थी और इस बाजार का जो अध्यक्ष था रईस परवाना कहलाता था। यहाँ देखें थोड़ा सराय अदल बाजार को हम लोग देखें कि ये कैसा था। सराय ए अदल, यह बदायूं के गेट पर लगता था और इसका जो अध्यक्ष था उसे रईस परवाना कहलाता था। रईस ये परवाना, रईस ए परवाना। अब देखें कि इसकी जो रईस ए परवाना है या सराय अदल जो बाजार है, इसमें भूमिका क्या है। यह जो बाजार थी सराय अदल, ये सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार थी, यानी इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ था। सरकार का पैसा कहने का आशय ये है कि जो भी सराय अदल के बाजार से संबंधित जो भी व्यापारी थे वे सरकारी धन से अपना व्यापार करते थे, यानी गतिविधियां संचालित करते थे। इसीलिए इसमें जो व्यापारी थे वो सरकार के एजेंट के रूप में काम करते थे, सरकार के एजेंट के रूप में। और इसमें जो अधिकांश व्यापारी थे वो मुल्तानी थे, यानी मुल्तान के रहने वाले थे। यानी ये मुल्तानी व्यापारियों का इस बाजार में प्रभुत्व था, यानी जो सराय अदल नामक बाजार है इस पर मुल्तानी व्यापारियों का प्रभुत्व था और ये लोग सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। अब हम लोग ये देखें कि जो तीसरा अधिनियम था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ये था कि इसमें खाद्यान्न वस्तुओं मूल्य को नियंत्रित करने के साथ पशुधन पशुओं के जो मूल्य हैं उसको नियंत्रित करना, और चौथे में एक बात की गई थी इसमें दास और दासियों का भी मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। तो साना ये मंडी है उसने बाजार व्यवस्था को पूरी तरह कठोरता पूर्वक उसने लागू किया था। इसी संदर्भ में बर्नी कहता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है वो दंड के बल पर स्थापित था, अतः अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही सभी नियम ध्वस्त हो गए और बाजार व्यवस्था समाप्त हो। तो ये जो मध्यकालीन इतिहास में यानी जो मानसिकता है, परिस्थितियां हैं, सीमित संचार साधन है, उसमें एक तरह का अलग प्रयोग था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, जिसे हम बाजार नियंत्रण के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो आपकी बीए प्रथम वर्ष की है। और दूसरा, अगर भविष्य में कोई भी अगर तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा देते हैं, वहाँ भी इससे सीधे सवाल पूछता है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति से। तो आज
क्लास में इतना ही। कल की क्लास में जो अलाउद्दीन खिलजी के अन्य भी सुधार हैं, एक बड़ा चैप्टर है जहाँ से आपके ढेर सारे सवाल भी बनते हैं, उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।